तो हम यहाँ पे जो फैमिलीज़ की विल होती है, हम उनके स्किल सेट पे काम करते हैं। स्किल्स तभी सिखाते हैं जब आप एक लर्नर बनते हैं, जब आप एक स्टूडेंट बनते हैं, जब आपके अंदर कीननेस आती है, आप ओपन माइंडेड होते हैं, तब आप इन्फॉर्मेशन को वेलकम करते हैं। क्योंकि मोटिवेशन है, आपके अंदर इतना चाह है कि आपका लव्ड वन ठीक हो, आपके अंदर इतनी शिद्दत है कि वो किसी तरह से हमें कोई तरीका बताएं, हम उसे ठीक कर सकें। तो अब आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनता है कि आप उन स्किल को सीखें कि इस ट्रीटमेंट में कैसे रहना है। और एज अ थेरेपिस्ट हमारा काम बिल्कुल वाइस वर्सा होता है हमारे पेशेंट के साथ, क्योंकि उनकी विलिंगनेस कहीं डीप डाउन भरी होती है, एक मलबे के नीचे होती है, जिसको तो हम पहले ऊपर निकालते हैं। तो अभी हम पेशेंट्स की विल पे काम कर रहे होते हैं और आप लोगों की स्किल पे काम करते होते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब हम ये फैमिली सेशंस ले रहे हैं, बिकॉज आप सबके अंदर एक कॉमन ज़ील है, कॉमन एक इंटरेस्ट है कि रब्बा मेरे बच्चे नू, मेरे हस्बैंड नू ठीक कर दे। एवरीबडी कम्स विद दिस विलिंगनेस, दिस मोटिवेशन, ठीक है। इसलिए हम आपको इन मीटिंग्स में स्किल्स को बताने की बात कर रहे हैं। और स्किल्स सीखने के लिए आपको हमेशा एक डिसाइपल, एक स्टूडेंट बनना ज़रूरी होगा। So let's come to the next point, that is stop living in denial. क्योंकि जब ये बीमारी घर पे आती है, स्पेशली जब हम साइकेट्रिक इलनेस की बात करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें शॉक में, एंग्जाइटी में और स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो हमारा अंदर से एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है जो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब थिंग्स आर नॉट दैट बैड। तो इस बीमारी में हम हमेशा ये पूछते हैं कि जो चीज़ें आप रियलिटी में देख रहे हो, क्या आप उनको मिनिमाइज करके तो नहीं प्रेजेंट कर रहे? क्योंकि मिनिमाइज कौन प्रेजेंट करेगा? इस बीमारी का ये हॉलमार्क सिम्टम जिसको हम कहते हैं डिनाइल। डिनाइल मीन्स डिनाइंग, मतलब रिफ्यूजिंग द रियलिटी, कि आपने रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया, घर के हालात इतने खराब हैं, पर जब आप एक प्रोफेशनल के पास पहुंचते हैं तो आप चीज़ें बहुत तोड़ मरोड़ के बहुत कम बताते हैं। क्यों? ताकि आपको डर होता है कि कहीं ये नाराज ना हो जाए। एंड सेकेंडली, जो मेरे अंदर जो एंग्जाइटी चल रही होती है कि मेरे घर में ये बीमारी हो गई है, बिकॉज दैट इज़ अ मेजर सेटबैक। क्योंकि हम जब ये इतनी स्टिग्मेटाइज बीमारी की बात कर रहे हैं, जहाँ साइकेट्रिक इलनेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमेशा ये इसको एक ब्लैक स्पॉट माना गया है, तो हम इस चीज़ को इजीली ले ही नहीं पाते हैं। कोई भी एनी लाइफ में आपके अनप्लेजेंट कोई भी सिचुएशन, इवेंट या कोई इंसिडेंट आ जाए, तो दैट इज़ द फर्स्ट रिएक्शन, हम कहते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता। बट थोड़ी देर डिनाइल इज पार्ट ऑफ दैट ग्रीफ रिकवरी। बट अगर आप एक लंबे समय में डिनाइल में रहते हैं, दैट मीन्स आप अपना और अपने लव्ड वन का, दोनों का नुकसान करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा आपकी जब ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, स्टॉप लिविंग इन डिनाइल। वी अंडरस्टैंड दैट कि यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, आपकी जर्नी कोई आसान नहीं रही है, आप बिल्कुल रोलर कोस्टर मतलब राइड की तरह अप्स एंड डाउन्स आपने इस सफ़र में देखे हैं। बट फिर भी एक प्रोफेशनल पे आके अगर आप चीज़ें फिल्टर करके सिलेक्टिवली बताते हैं कि मैं क्या बताऊं अपने घर के हालात में, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका डिनाइल उसके सिम्टम्स को सामने नहीं आने देगा। जैसे मैम ने बोला कि डिनायल क्यों आती है, अपनी बेचैनी को कहीं ना कहीं हम सेव करने के लिए हम डिनाई करते हैं चीज़ों को कि नहीं, मेरे घर में ये बीमारी नहीं आ सकती, मैंने तो अपने बच्चे की परवरिश बड़ी अच्छे से की है, ये कैसे हो गया, नहीं हो सकता, मैं डिनाई कर देती हूँ। फिर हर एक फेज में डिनायल आती है, फैमिली में भी, कि अच्छा ठीक है, अगर आ गई है तो मैं खुद अपने प्यार से इसको ठीक कर लूंगी, इसको हॉस्पिटलाइजेशन की शायद ज़रूरत नहीं है। फिर जब हम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आते हैं, यहाँ पे ओपीडी में आते हैं, हम बोलते हैं एडमिशन चाहिए, तब भी हमें लगता है कि नहीं, शायद मेरे बच्चे की अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो हम घर जाके ही देख लेते हैं, हम दवाई लेके देख लेंगे। तो ये भी एक डिनायल है कि जो हमें एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये नेचर ऑफ डिजीज है और ये डिजीज आपके घर में आ गई है, बट मेरा मन नहीं मान रहा कि ये बीमारी, जब हम बोलते हैं कि ये फेटल है, जानलेवा है, तब भी मेरा मन नहीं मानता कि नहीं, मेरे बच्चे की जान नहीं जाएगी, ये इतना, हाँ बीमार हो गया, बट ये इतना नहीं है कि ये मेरे प्यार से ठीक नहीं होगा। फिर जब हम यहाँ पे आते हैं, रिहैब में आते हैं, फिर 1 महीना 2 महीना जो हम बोलते हैं कि इतना लंबा ट्रीटमेंट, तो फैमिली की भी कहीं ना कहीं डिनायल आती है कि मैम इसने शायद इतना नुकसान नहीं किया, तो क्या हम इसको ले जाएं, थोड़े दिन के बाद इसकी बात रख लेते हैं।
फिर फॉलोअप्स में डिनायल आती है। फिर ट्रीटमेंट में जब फैमिलीज हमें बोलती है मैम इतनी दवाइयाँ क्यों, मैम इसके ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये दवाई देख लो, चलो हम दूसरे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिनायल फैमिली में भी हम देखते हैं, ऑल थ्रू द ट्रीटमेंट फैमिली में भी डिनायल चलती है। तो वो डिनायल क्यों चल रही है? क्योंकि हम बिल्कुल आपकी बेचैनी समझते हैं कि जब हमारा बहुत ही अजीज, जिसको हम दिलो जान से प्यार करते हैं, उसको कोई बीमारी लगी तो हमारे मानने में नहीं आता। बट मैम जैसे कह रहे हैं कि ये थोड़ी देर के लिए हो तो ठीक है, जितनी जल्दी हम इस फेज से, इस भ्रम से बाहर आ जाएंगे, उतना ही फायदेमंद हमारे लिए और हमारे लव्ड वन के लिए रहे। तो इस डिनायल हर फैमिली में होती है। बट ये आप देखिए कि अगर आज आप आज भी किसी ना किसी डिनायल में हैं, तो प्लीज वर्क ऑन दैट, टेक हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल्स, ताकि आप उस स्टेज से आगे उभर के आ सके और अपने लव्ड वन की मदद कर सके। क्योंकि दैट डिनाइल जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, आप में भी है, मुझ में भी होगा, कुछ चीज़ों को लेके मेरे पेशेंट में भी होगा, क्योंकि ये एक नेचुरल वे से एक सिस्टम बना हुआ है जो हमें एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर से बचाता। बट जैसे हम यहाँ बात करते हैं डिनाइल, डिनाइल टुवर्ड्स डिजीज़, कि हम मानने को ही नहीं पहले तैयार होते कि ये बीमारी है। फिर डिनाइल टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, फिर हम उस ट्रीटमेंट की बार्गेनिंग में आ जाते हैं कि चले 90 दिन आपके हिसाब से, उसके बाद मेरी मर्जी। ये डिनाइल का हिस्सा है। एंड देन डिनाइल टुवर्ड्स चेंज, कि हमें एक्टिव चेंजेस अपनी लाइफ में भी लाने पड़ेंगे, अपने बिहेवियर में भी लाने पड़ेंगे, हम वहाँ पे भी डिनाई करते हैं। तो ये डिनाइल का जो ये एक सिस्टम है, वर्लपूल है, हम उसमें कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। इसलिए हमेशा बार बार आपको अपने आप को एक रियलिटी चेक देना होगा कि कहीं मैं डिनाई तो नहीं कर रही हूँ। मेरा एक जो ट्रीटिंग टीम है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, और मेरी कॉमन सेंस क्या उस चीज़ के लिए अपने प्लान बना रही है, क्या वो उसके साथ अलाइन है कि उसके साथ मैच कर रहे हैं। आपको आपकी डिनाइल बिल्कुल दिख जाएगी, क्योंकि एक प्रोफेशनल आपको ठीक डूज एंड डोंट्स बताएगा। और अगर आप अपनी एक लिस्ट लेके आते हैं अपनी मर्जी की, दैट मीन्स यू आर टोटली अभी भी इन डिनाइल। तो ऐसा नहीं है कि डिनाइल एक बार टूट गया, आप एक्सेप्टेंस में आ गए, एक्सेप्टेंस के बाद भी वापस यू टर्न लगता है और हम लोग कभी ना कभी डिनाइल में वापस चले जाते हैं। हम देखते हैं एक एक साल की रिकवरी में जहाँ पे हमारे पेशेंट्स, उनकी फैमिलीज इतना बढ़िया कर रहे होते हैं, फिर वापस, क्योंकि ये क्रीप इन, हमने बोला बीमारी बहुत चालाक है, तो ये डिनाइल वापस आके उनको वापस बैकपुल कर देते हैं। हम दवाइयाँ छोड़ देते हैं, फॉलोअप्स छोड़ देते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ डिनाइल। सो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि कहीं मैं रियलिटी को तोड़ मरोड़ तो नहीं रही हूँ, कहीं मैं ट्रीटमेंट टीम के अगेंस्ट तो नहीं जा रही हूँ। इसका मतलब कि मैं अभी बीमारी की सही इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं ले पा रही हूँ और मेरा डिनाइल उसको आड़े आ रहा है। डिनाइल एक वो ब्लॉक बना के, वॉल बना के खड़ा है जो रियलिटी को एक्सेप्ट जब मानने में मुझे मतलब बिल्कुल इनकार कर रहा है। देन वी प्रोसीड विद द थर्ड पॉइंट, नो सिलेक्टिव शेयरिंग एंड स्टॉप मिनिमाइजिंग। जब हम बात करते हैं यहाँ पे फैमिली से, और हम उनसे सारी डिटेल हिस्ट्री चाहते होते हैं, ठीक है, बिकॉज हम तो पेशेंट को आज देख रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं। और जैसे कि हमने बोला कि ये बीमारी बड़ी चुस्त, चालाक, कनिंग, पावरफुल होती है, तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल असेसमेंट में भी वो अपने आंसर्स पहुंच कर लेते हैं, और वो जो है हमें उनकी रियल पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता चलता। सो कौन है जो हमें एग्जैक्ट डिटेल्स दे सकता है कि इसका बिहेवियर या साइंस और सिम्टम्स, इसके क्या क्या चल रहे थे ये ट्रीटमेंट में आने से पहले? कौन हमें राइट इंफॉर्मेशन देगा? फैमिली देगी, बिकॉज आप लोगों ने उनको ओवर द इयर्स कैसे वो इस बीमारी में आए, कैसे उनका एक डिक्लाइन आया, कैसे हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हुई, उनका बिहेवियर कैसे एक बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल बिहेवियर से अब्सर्ड और ऐसे डिटीरियोरेट होता रहा। सो ये फैक्ट तो आप ही हमें देंगे। सो आप एक टीम मेंबर है हमारे लिए, जब हम ट्रीटमेंट किसी का कर रहे हैं तो आपने वो अपना इनपुट देना है ट्रीटमेंट में। बट बहुत सारी फैमिलीज ऐसे करती हैं क्योंकि वो अपने पेशेंट की इज्जत बचाना चाहती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये चीजें, बिकॉज ये बीमारी हमने बोला ब्रेन की बीमारी है, तो ब्रेन जब कॉम्प्रोमाइज होगा तो ब्रेन हमारा बिहेवियर, हमारी सोच समझ, डिसीजन मेकिंग सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देता है। और हमारे लव्ड वन में पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे absurd और इतने कह लो बिहेवियर्स किए होते हैं जिससे हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है।
और हमें लगता है कि हम कैसे एक थर्ड पर्सन, बिकॉज़ ट्रीटिंग टीम अपना ही मिले होते हैं, आपको लगता है कि हम कैसे इनके सामने वो बातें कर दें, दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अ फैमिली। ठीक है? और उनको लगता है कि नहीं, हम ऊपर-ऊपर की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये लिवर की प्रॉब्लम थी, ये ऐसे उस हॉस्पिटल में हुए थे। पर हम जो घर की जो हालात होते हैं, जो लड़ाई-झगड़े होते हैं, जो उनका बिहेवियर है, जो उनकी सोच-समझ है, वो हम क्या कर देते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए, हम किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम अपने बच्चे के सारे साइन्स एंड सिम्पटम्स बताते हैं ना, अगर बुखार भी हो जाए, डॉक्टर साहब मेरा पेट भी दर्द होता है, डॉक्टर साहब ये रात पासे मारता रहता है, नींद नहीं आती। हम कोई भी हम बकायदा लिख के जाते हैं, लिखते हैं ना, मैं तो लिखती हूँ कि कुछ मिस ना हो जाए, है ना? कि हाँ, कोई भी ये ना हो यार, मैं इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है, अब मैं घर आके ये ना हो ये सिम्टम रह जाए और डॉक्टर उस पे ध्यान ना दे। तो हम लिख के जाते हैं बकायदा। तो यहाँ भी हम जो बोलते हैं कि आप लोग लिख के लेके आइए, जिसको हम डेटा इंटरवेंशन कहते हैं, कि क्या चेंजेस आप लोगों ने अपने लव्ड वन में पिछले 5 सालों में एटलीस्ट देखे हैं, जो कि उसका बिहेवियर दर्शाते हैं, जो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, जो उसने लॉसेस किए हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपने क्लियरली बिना किसी मिनिमाइजेशन के ट्रीटिंग टीम को बताना होता है। कुछ कॉमन बिहेवियर्स जो हम हमेशा फैमिली को कहते हैं कि वो आपके लिए कभी हेल्प नहीं करेंगे, उसमें से नंबर 1 जैसे हम कहते हैं कि आप मतलब कंट्रोल करना बंद कर दें। आप बार्गेनिंग करना बंद कर दें। एंड उसके बाद मिनिमाइज़, आप उसके सिम्पटम्स को देखिए, इस बीमारी में सिम्पटम्स कहाँ दिखेंगे? उसके थॉट, मूड एंड बिहेवियर में। यहाँ पे आपको सिम्पटम नहीं दिखने वाले कि वो उल्टियाँ कर रहा है, उसको लूज़ मोशंस लग गए, उसका सर दर्द है, बदन दर्द है। आपको उसके सारे के सारे सिम्पटम्स, उसकी सोच, उसके स्वभाव और उसके मूड में दिखने हैं। बट हमें लगता है कि हमारे अंदर एक जो शेम वाली जो फीलिंग होती है, वो हमें होल्ड बैक करके रखती है कि मैं क्या बताऊँ वहाँ पे जाके। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि मिनिमाइज़ करके मत बताइए। एंड एज़ लाइक जब हम जैसे प्रोफेशनल्स जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं, इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि हमारे पास 2 फैमिली इन्फॉर्मेंट हों। वो इसलिए होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिलायबल तो होती है, सपोज़ मदर ने दे दी, ठीक है? बट वो इनएडिक्वेट होती है। हो सकता है मदर इनेबलर हो, ठीक है? हो सकता है मदर कंट्रोलर हो। तो इसलिए एज़ पर द रूल हम हमेशा करते हैं एथिकली कि हम जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं, स्पेशली नहीं तो 2 इन्फॉर्मेंट्स को हमेशा इन्वॉल्व करते हैं, ताकि वो हमें हमारे पेशेंट की एक क्लियर पिक्चर दे दे। तो स्टॉप ब्लेमिंग। आपकी क्रिटिकलिटी, आपकी ब्लेमिंग, आपका कंट्रोलिंग रवैया, आपकी एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, आपकी मैनिपुलेशंस, आपकी जस्टिफिकेशन कुछ काम नहीं आने वाली, रादर वो सब बीमारी के सिम्पटम्स को बढ़ाएंगी। वो कहते हैं ना कि वो अगर एक कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली तो वहीं रहती है, बिल्ली जाती नहीं है। तो अगर मैं चीज़ों को इस तरह से बिल्कुल छुपा के कम करके दिखाऊंगा, तो बीमारी छुपने से हमेशा दबाने से बढ़ेगी। सो कम आउट ऑफ दिस टॉक्सिक शेम, क्योंकि यहाँ पे जिस बीमारी में वी अंडरस्टैंड दैट कि सिम्टम्स ऐसे ही होने वाले हैं, कि यहाँ पे धक्का भी बजा होगा, यहाँ पे गाली गलौच भी होगा, यहाँ से कॉलर भी पकड़ा होगा, यहाँ से तोड़फोड़ भी होगी, यहाँ से पैसे भी चुराए होंगे। तो ये हमें हमारी बीमारी के सिम्टम्स की तरफ लेके जाता है, जो हमें एक क्लियर पिक्चर, एक क्लियर रोड मैप देता है कि अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, उसकी थेरेपी कौन सी इसमें इन्वॉल्व करनी है। मैं एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। हमारा एक क्लाइंट था, वो जैसे नॉर्मली पेशेंट्स फैमिली को थ्रेटन करते हैं कि मैंने इतने दिन रहना है, इतने दिन नहीं रहना, इसके बाद आओगे तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। वाइफ बड़ी डिसाइल, और वो उसने जो डाटा इंटरवेंशन हमें लिखने को भी बोला, उसने बहुत ही सुपरफिशियल, मतलब ऊपर ऊपर से 3-4 ऐसे इंसिडेंट लिखे जो बताए। और फिर एक दिन अचानक कॉल आता है कि मैम हमने लेके जाना है। मैं कहा क्यों मैम, ऐसा क्या इमरजेंसी हो गई है वो? तो देन शी क्राइड ऑन फोन कि मैम ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता है, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ? तो कहते कि नहीं, ਮੈਨੂੰ डर ही इतना है, बिकॉज उन्होंने तो अपने हस्बैंड को बीमारी में देखा है ना। हम क्या है कि जो दहशत हमें बनी रहती है बीमारी में, जो हम अपने लव्ड वन को देखा होता है, क्योंकि बीमारी क्या है, वो सब कुछ आपको, जैसे मैम ने बोला, धक्के भी मारे होंगे, मारा भी होगा, कॉलर भी पकड़ा होगा, लड़ाई झगड़े में पग भी किसी की उतर के चली गई होगी, उसने बड़ी अपसर्ड लैंग्वेज यूज करी होगी, सब कुछ। बट वो तब एक एक्टिव बीमारी में था।
फैमिली उस एक्टिव बीमारी में जो पेशेंट का बिहेवियर होता है, उसकी दहशत जो होती है ना, उसी से नहीं निकल पाती है। क्योंकि पेशेंट जब यहाँ पे आता है तो पहली चीज क्या हो रही है, वो सब्सटेंस नहीं ले रहा। दूसरी चीज क्या हो रही है, उसको मेडिसिन जा रही है। तीसरी चीज क्या हो रही है, उसकी एक्टिव काउंसलिंग लिसनिंग उसकी सारी हो रही है। तो आपका पेशेंट जो बाहर था उससे आज के दिन में वो काफी बेटर स्टेट ऑफ माइंड में है। ठीक है, पर फैमिलीज को अपने उस डर और उस दहशत पे काम करके उस स्टेज से आगे आके अप फ्रंट होके बिना मिनिमाइज किए सारी चीजें बतानी है जो कि एक्टिव बीमारी में बाहर पेशेंट करता रहा है। अगर आप वो नहीं बताओगे तो आपके पेशेंट का नुकसान हो जाएगा। मतलब 2 ही चीज़ें होती हैं जिसमें हम ऑपरेट कर रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन को तोड़ते मरोड़ते हैं। एक तो डर होता है कि ये जाके दोबारा नशा ना कर लें क्योंकि पेशेंट हमें इतना थ्रेटन करता है, और दूसरा होता है कि हमने इनको नाराज़ नहीं करना। यही 2 चीफ़ इमोशंस से हमारी फैमिलीज़ ऑपरेट कर रही होती हैं कि मैम नाराज़ थोड़ी करिए हुण, मेरा इक्को ही तो मुंडा होगा। एंड दूसरा डर इतना हावी होता है क्योंकि उनको अपने पास्ट के वो एक्सपीरियंसेस याद होते हैं कि जब उन्होंने ना कहा था, जब उन्होंने नहीं कहा था। हम ऑलरेडी यहाँ पे एक केस की बात करते हैं जो मैं मैम से शेयर कर रही थी कि पेशेंट की वाइफ ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि वो ड्रिंक नहीं करेंगे, एंड पेशेंट ने पहले मोबाइल तोड़ा, फिर गाड़ी का शीशा तोड़ा, एंड उनको इतना हिट किया कि उसने बोला कि प्लीज़ मुझे मारो मत, जाके पी लो। अब यही फैमिली जब यहाँ डर से ऑपरेट करेगी क्योंकि उसने तो एक्सपीरियंस देखा है ना कि उसको इतनी मार पड़ी कि उसकी वो कहती कि हाथ रखा मेरे बाजू पे नील पड़ गए। अब वो कहती कि मैम मैं यहाँ पे कैसे इनको बोलूँ कि पूरा ट्रीटमेंट कराना, क्योंकि उसको तो वो चीज़ याद है। पर अगर आप फेयर से ऑपरेट करते रहे, इसका मतलब आप ना ट्रीटमेंट की रिट एस्टैब्लिश कर पाए, ना अपनी रिट एस्टैब्लिश कर पाए। आप तो ये है कि जैसे सूखे आए और सूखे ही चले गए। आपने ना पेशेंट को भीगने दिया ट्रीटमेंट में, ना आप भीगे। घर पे आप अकेले थे, यहाँ पे पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है। सो कम आउट ऑफ दिस फेयर कि हम उनको आज ना कह के जाएंगे, जहाँ उनको बोल के जाएंगे कि आपने पूरा ट्रीटमेंट कराना है, वो नाराज़ हो जाएंगे, जहाँ वो हमें धमकी दे रहे हैं तो वो छोड़ेंगे नहीं मैम, ये जाते ही करेंगे। क्योंकि इस अस्पताल में जब तक हमें ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं मिलती ना खड़काक वाली, तो हमें खुद भी नहीं लगता कि हम ठीक जगह काम कर रहे हैं। हम तो वेलकम करते हैं कि यार मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक ठिकाने में। अभी कल ही हम बात कर रहे थे, एक पेशेंट ने अपनी मदर को बोला कि कोई गाल नहीं लेके जाओगे ना तो हुण तुसी देखना, तुसी नेक्स्ट टाइम आओगे तुहाडा चंगा जलूस मैं कढ़ांगा। अब मदर एक सेकंड के लिए डर गए कि मैम अब मैं 1 महीने के बाद ले जाऊं कि मैं पूरा ट्रीटमेंट कराऊं। अब आप देख रहे हो कि कैसे इंसान कैसे उसमें एम्बिवेलेंस में आ जाता है कि फैसला वो करके आते हैं कि नहीं बच्चे को ठीक करना है, बट पेशेंट का डर इतना हावी होता है उन पे कि वो वापस उस फैसले से फिसल जाते हैं। तो आप लोगों का पूरा ट्रांसपेरेंट होना हमारे साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अपील हमारी टीम आपको बार बार करती है। इवन जो फोन कॉल्स ये लोग करते हैं, वहां पे क्या बात आपसे कर रहे हैं, सैटरडे मीटिंग में आपसे बात क्या कर रहे हैं। देखो, आपने अपने पेशेंट को, अपने लव्ड वन को ठीक नहीं कर रहे, आप उसकी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे हमने उनको बंद नहीं किया हुआ। अगर सिर्फ हम शराब की बोतलें रख के यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते तो हम पेशेंट को भेज देते और नशा यहाँ रख लेते। तो बीमारी आपके लव्ड वन के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ पे उनको रखा है। तो बीमारी, जैसे मैंने बोला, हम डरते रहते हैं कि नाराज ना हो जाए, तो बीमारी कभी नाराज नहीं होती है। बीमारी या तो ठीक होएगी या फिर बिल्कुल खराब होएगी। नाराज नहीं होती बीमारी। नाराज कौन होएगा? साडा लव्ड वन। पर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, दैट इज द ओनली थिंग जो ਉਹਨੂੰ बचा जाएगी। मतलब बीमारी बहुत क्रूअल है, बहुत रैथलेस है। उसको नहीं फर्क पड़ना कि आपका एक बेटा है, उसको नहीं पता लगना कि ये इसके बच्चे हैं, घर है, परिवार है, उसे नहीं फर्क पड़ता। मतलब इतनी गंदी बीमारी है कि पेशेंट को अपनों से फर्क नहीं पड़ता। हम उस बीमारी को कहते हैं कि हमें उसको नाराज नहीं करना। भाई बीमारी तो आपकी घड़ी तक उतरवा लेगी कपड़ों के साथ, ये बीमारी ऐसी है। बट हम इससे तब भी कितना डर रहे होते हैं कि नहीं, ट्रीटमेंट सेंटर में भी आके हमारे अंदर से वो आवाज ही नहीं आती, हम कह ही नहीं पाते कि पूरा ट्रीटमेंट कराना है। तो आप क्या इस बीमारी में अपना सब कुछ गंवा दोगे? ऑलरेडी तो आप गंवा चुके हो, आप इतना चैन गंवा चुके हो, इससे ज्यादा और क्या कीमत आप चुकाओगे? Next is, do not enable, provoke, control your loved one.
अगर हमने इस बीमारी में अपने लव्ड वन को ठीक करना है तो इनेबलिंग मीन्स कि हम उसके वो काम ना करें जो वो खुद कर सकता है। हम उसके लिए एक्सक्यूजेस ना बनाएं जिससे उसकी बीमारी बढ़े। हम उसके लिए कोई ऐसी जस्टिफिकेशन, ऐसा कोई काम ना करें जिससे उसकी बीमारी बढ़े। हेल्पिंग एंड इनेबलिंग दोनों में फ़र्क होता है। हेल्प हम तब करते हैं जब कोई इंसान वो काम नहीं कर सकता। इनेबलिंग का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कि एक्सट्रीम फॉर्म, मतलब एक जो ब्लाइंड लव की, उसको कहते हैं इनेबलिंग, जिससे बीमारी बढ़ती है। बीमारी क्या बढ़ती है कि जो वो काम कर सकता है हम उसके लिए रेडीमेड थाली परोसते हैं। फिर हम कहते हैं कि मैडम ये तो कुछ करता नहीं, 25 साल से आपने सब कुछ उसको सजा सजाया, बिल्कुल बना बनाया दिया, अब आप कहते हो 30 साल से मैम ऐते हूँ अपनी जिम्मेवारी नहीं चुकता पिया। ही इज 25, मैडम मैं तो अपने वो बर्तन भी नहीं किचन में रख के आता। क्या आपने पहले उसको ठीक गाइडेंस दी? आपने तो तब इनेबल किया। ऐसा नहीं है कि हम सब प्यार नहीं करते अपने रिश्तों में, अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट देना चाहते हैं, बट इनेबलिंग, क्योंकि हमारे घर में बीमारी थी, हम उसका जिसको कहते हैं अंधा प्यार, हम न्योछावर करते रहे जिसके उसकी बीमारी बढ़ती गई। अब आप अपने आप से पूछिए कि आपने कितने एक्सक्यूजेस दिए होंगे लोगों को रिश्तेदारी में उसकी बीमारी को छुपाने के लिए, उसके बिहेवियर के लिए। दैट मीन्स कि हमने उसको उसकी बीमारी का कॉन्सिक्वेंस कभी झेलने ही नहीं दिया, फेस ही नहीं करने दिया। हमने हमेशा वो कांटों की जगह उसको क्या दे दिया, फूल बिछा दिए, ताकि उसको ना पेन महसूस हो, ना कभी उसको अपनी रियलिटी चेक मिले कि उसकी लाइफ का हाल क्या हुआ, वो कर क्या रहा है। एंड प्रोवोकिंग, जब इनेबलिंग काम नहीं करती तो हमारा बिहेवियर ऑल द एंड एक्सट्रीम लेवल क्या आता है, देन क्रिटिकल, लड़ाई झगड़े वाला, अब्यूजिव वाला, ताने देने वाला, कंपैरिजन करने वाला आता है। फलाने दा मुंडा है, तू बिल्कुल निखिद, ठीक है, तू सब कुछ करदा खत्म करता है। देन हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एक तरफ हम कहाँ पे पोल पे हैं, इनेबलिंग पे। व्हेन इट डजंट वर्क देन हम कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, प्रोवोकिंग में। आपके कंट्रोलिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाने से ये बीमारी नहीं ठीक होगी। आपको एक मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, पेशेंट को मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, तो वो आगे बढ़ेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंट द डाटा इंटरवेंशन। आई थिंक हमने बहुत बार डाटा इंटरवेंशन की बात की है। डाटा इंटरवेंशन हमारे लिए और हमारे लव्ड वंस के लिए दवाई का काम करता है। हमें लगता है कि डाटा इंटरवेंशन एवं पता नहीं क्यों लेटर्स लिखवाते रहते हैं, पता नहीं क्यों हमें डिटेल्स लिखने के लिए बोलते हैं, बार बार पता नहीं क्यों बोलते हैं। डाटा इंटरवेंशन आपके लिए भी और आपके लव्ड वन के लिए भी इतना जरूरी है जितना हम उनको दवाइयां देते हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ देर बाद, मे बी आफ्टर 2 months 3 months, या जैसे ही आपका लव्ड वन हमारे पास आता है, हम एज अ फैमिली सुकून में आ जाते हैं कि चलो अब वो घर में गला कलेश नहीं हो रहा, अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, अब घर में शांति है। तो हम कहीं ना कहीं बीइंग फैमिली मेंबर्स अपनी पेन को भूल जाते हैं। और जब हम अपनी पेन को भूल जाते हैं तो हम इनसाइट नहीं लेके आ सकते अपने लव्ड वन के अंदर, इनसाइट टुवर्ड्स द डिजीज। हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, उनको अपनी बीमारी की इंसाइट नहीं है। उनकी डिनायल इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि कभी कभी डिनायल ब्रेक करने में ही 1 महीना, 2 महीने, यहाँ तक कि 2.5 महीने लग जाते हैं। जैसे हमारा 100 डेज का प्रोग्राम है तो कई बार 80वें दिन, 50वें दिन भी पेशेंट बार्गेनिंग ही कर रहा होता है फैमिली के साथ। आपके लव्ड वंस जो है, जब आपको मिलेंगे, अभी भी मिलेंगे या जब भी मिलते हैं, 15 दिन बाद मिलेंगे तब भी वो यही कहेंगे घर ले जाओ। 1 महीने बाद मिलेंगे तब भी इन्होंने यही कहना है घर कब लेके जाना है। 1.5 महीने बाद भी, 2 भी, कई बारी 2.5 महीने बाद भी सेम लैंग्वेज बोलते हैं। वो उनकी बार्गेनिंग होती है एंड डिनायल टुवर्ड्स द डिजीज होता है। उनको पता ही नहीं है कि मैं एक बीमारी में हूँ। अच्छा, हमें जैसे अभी पहले बात हो रही थी कि हम नाराज नहीं करना चाहते अपने लव्ड वंस को, तो हम वो चीजें छुपा लेते हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हम बताना ही नहीं चाहते। हमें भी शेम आती है उसमें, हमें भी लगता है, शर्मिंदगी फील होती है अपनी ट्रीटेड टीम के साथ फैक्ट्स बताने में। डाटा इंटरवेंशन में आपने जो पेशेंट के नेगेटिव बिलीफ्स रहे हैं लाइफ में,
उसको शेयर करना है। उसको शेयर करेंगे तभी हम उसको उस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को पॉजिटिव में टर्न करेंगे। डाटा इंटरवेंशन में जो इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स हुए हैं उनको आपने हूबहू सेम लैंग्वेज में लिखना है, बट उसमें बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इंसल्टिंग वे से नहीं लिखना। वो डाटा इंटरवेंशन में जो इंसिडेंट लिखना है उसमें आपने ये बताना है कि जब ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे मेरे पे क्या बीती थी, मेरा क्या हाल हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं उस टाइम पे कांप रही थी अंदर से या कांप रहा था, या मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। और ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे आपने पेशेंट को कोई गुस्सा किया हो या कुछ नेगेटिव बोला हो, क्योंकि हमें पता नहीं होता बीइंग फैमिली मेंबर्स की हमें क्या करना चाहिए। तो आपने उसमें अपोलोजाइज भी करना है थोड़ा सा कि मैनू नहीं सी पता कि ये बीमारी करके हो रहा वै, उस वेले मेरे को भी यह गल की गई, बट हुण मैनू अज दे दिन च पता लग गया है कि ये बीमारी का पार्ट है और इसलिए हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, आपकी जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारी डिजीज है ये प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव एंड फेटल इफ अनट्रीटेड कहा जाता है। प्राइमरी मतलब हमारी जीन्स में आई हुई है, हम जेनेटिक रोल बहुत ज्यादा है। हमने पहले भी बात की थी, हस्बैंड वाइफ की ही आपस में तकरार हो जाती है कई बार जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं। तो हस्बैंड कहता है, हमारे लव्ड वन का जो फादर है वो कहता है नहीं तेरे पेकियां से है, वो कहते हैं नहीं तब तुम्हारे तरफ है। ये नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी देयर। अगर जेनेटिकली कहीं पे भी है, पेरेंटल साइड पे है या मैटरनल साइड पे है, जेनेटिकली मीन सिर्फ नशा नहीं, बिहेवियर्स भी, हमारे बिहेवियर। हम कहते हैं फैमिली में कई बार ना, अक्सर मैंने बहुत बार ये चीज सुनी है फैमिली मेंबर से कि जी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो किसी ने कुछ खास नहीं है किदे, पर ना ये दादा जी बहुत गुस्से वाले सी, वो बहुत अड़ब गए सी, वो बड़े डाडे गए सी, वो बड़े असूलों के पक्के गए सी, वो टस तो मस नहीं होने देंदे सी। So we need to understand the importance of the genes. कि whether somebody is taking opium or not, or alcohol or not, or any other drugs or not, what kind of behavior is running in the genes. You need to be specific about that. And especially जब मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि घर में suicidal attempts कोई कर लेता है, self harming behavior करता है, threatening behavior करता है, कोई भी XYZ, तो वो भी हमने मेंशन करना है। जितनी माइन्यूट डिटेल्स और जितनी अच्छे से आप बताएंगे, और ये भी नहीं है कि आपका लव्ड वन 3 महीने होके चला गया और आपको शायद याद ही नहीं आई वो बात और बाद में याद आई है कि अब क्या फायदा, अब तो 100 दिन का ट्रीटमेंट हो गया। नो, यू आर विद अस। अगर आपको कभी भी किसी भी स्टेज पे कोई भी चीज याद आती है जो आपने शेयर नहीं करी है, देयर इज नेवर टू लेट। आप तभी शेयर करिए ताकि हम उसको अच्छे से उसको ट्रीटमेंट का पार्ट बना के थेरेप्यूटिक वे से उस चीज की काउंसलिंग कर सकें और चीजें बेटर कर सकें। अगर जितना आप छिपाएंगे हमसे, हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर जो भी बातें आप छिपाते हैं तो समझ लीजिए आप अपने लव्ड वन का आधा अधूरा ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आप पूरा ट्रीटमेंट नहीं करा रहे। So inside out everything you have to explain about your patient. So the data intervention 4-5 चीज़ों के इंटेग्रल मतलब कॉम्बिनेशन से बनता है। नंबर 1 कि आप पेशेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताएंगे, उसकी स्ट्रेंथ्स बताएंगे और कि वो बीमारी से पहले कैसे था। नंबर 2 आप वो इंसिडेंट्स बताएंगे कि जब आप उसकी बीमारी में उसका बिहेवियर को चेंज होता देखते हो, उस बीमारी के साथ जो उसके ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे। सो नंबर 2 इज कि आप अपनी फीलिंग्स उन इंसिडेंट्स के इर्द गिर्द घुमाओगे। एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ फादर, आपके दिल के ऊपर क्या बीती, दैट इज नंबर 2। नंबर 3 इज कि आपने उस टाइम पे क्या किया, आपने मारा, आपने उसको प्रोटेक्ट किया, आपने बहाने बनाए, आपने मिनिमाइज किया, छुपाया, ठीक है, हस्बैंड से झूठ बोला। एंड नंबर 4 इज कि आप क्या कर सकते थे, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि जिसने मारा होता है, बांधा होता है, तो वो आज अपने बच्चे से उस चीज के लिए, वीक एक्शन के लिए
आज एक सॉरी स्टेट अपॉलॉजी भी साथ में लिखेगा कि बेटा मैनू पता नहीं सी कि तू बीमार है ਤੇ मैं भी उस दिन तेनू करो काटता, मैं भी तेनू बैट नाल मारिया। दैट इज नंबर 4। एंड नंबर 5 इज कि आपको हैप्पी नोट पे आपकी जो विशेज हैं, आपकी जो होप्स हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके लव्ड वन से कि वी वांटेड यू टू बी हेल्दी, वी वांटेड यू कि आप ट्रीटमेंट लो, आप अपनी ज़िंदगी को संभाल सको। ये 5 चीज़ों में डाटा इंटरवेंशन अगर आप मेंशन करते हैं देन वो एक इफेक्टिव दवाई का काम करता है। और ये डाटा इंटरवेंशन मिनिमम 10 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, 10 टाइम्स। इट्स नॉट कि आप पहले बता चुके हैं, क्या पता आप अगली बारी दोबारा से लिख रहे हैं तो आपको कोई और चीज याद आ गई है, उसमें ऐड ऑन करेंगे। जितनी बारी वो रिपीट करेंगे उतनी ज्यादा इनसाइट टुवर्ड्स द डिजीज आएगी। जितनी रेपिटेशन करते हैं ना हम किसी चीज की, उतना ब्रेन हमारा वो चीज लर्न करता है। इन द सेम वे जितनी रेपिटेशन ऑफ डाटा इंटरवेंशन करेंगे, एंड डाटा इंटरवेंशन ये नहीं है कि 6 महीने 3 महीने साल, ये सारी जिंदगी रहनी है आपके साथ। आपके टिप्स पे भी होनी चाहिए डाटा इंटरवेंशन और हमारे लव्ड वन के टिप्स में भी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब ठीक हो जाना है, जब घर चले जाना है, जब भी कभी कोई क्रेविंग्स आती हैं, तो वो डाटा इंटरवेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अपने बच्चों को मौली डालते हो, कोई गले में तावीज डालते हो, कोई आप नमक वारते हो, जहाँ आप कोई दे देते हो, यहाँ पे बांध देते हो काला धागा। डाटा इंटरवेंशंस वही मौली, वही रक्षा तंत्र का काम करेगा, क्योंकि शायद आप भी ना भूल जाओ, वो भी भूल जा सकता है और आप भी भूल सकते हो कि बीमारी क्या थी जिसके इलाज के लिए हम यहाँ पहुंचे थे। तो ये डाटा इंटरवेंशन बिल्कुल आपका सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा अगर आपने उसको अच्छे से लिखा होगा। इसीलिए नंबर 2 का स्टेप था कि अगर आप डिनाइल से आप बाहर निकलेंगे तो आप बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आप पेशेंट की बीमारी की दे सकते हो। यहाँ पे डिटैच करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बेटा और उसकी बीमारी डिफरेंट, ठीक है, बेटा अलग है, उसकी बीमारी डिफरेंट है, उससे बीमारी है, वो बीमारी नहीं है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा। जब आपके अंदर ये चीज हिट करती है तो आपका पेन चलेगा। अगर आप उसको ये देखते हो कि लाइक ही हैज कम जस्ट टू लाइक कर्स अस, लाइक ही मतलब हमारी लाइफ को खत्म करने आया, बर्बाद करने आया, क्यों आ गया, तब तक आप अपनी मतलब पेन से बाहर ही नहीं निकले हैं और आप अपनी सही वे में अपनी ड्यूटी को समझ ही नहीं पा रहे। तो वी नो आपने बहुत हार्ड टाइम मतलब अपनी लाइफ में देखा है उनके साथ, बिकॉज एक बीमारी के साथ रहना मतलब कानों का हाथ लगाने वाला हाल होता। एंड वी नो दैट कि आपने वो एक्सपीरियंस किया है। तिल जब आप अपने सामने अपने लव्ड वन को देखते हो कि वो अपनी जिंदगी में अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, आपके सपने टूट रहे होते हैं, आपकी उम्मीदें बिखर रही होती हैं, इट इज वेरी वेरी पेनफुल जब आप अपने बच्चे को अपनी लाइफ में देख रहे होते हो। फॉर अ पेरेंट इट इज समथिंग वेरी एक ऑर्डियल, एक नाइटमेयर है। बट आप अगर अपने डिनाइल से और अगर आप डाटा इंटरवेंशन पे कि वो नाराज ना हो जाए, आप डर से ऑपरेट करोगे, तो आप डाटा इंटरवेंशन में आप हमारी मदद कैसे करोगे? इसका मतलब आपने किसको बचाया? बेटे को नहीं बचाया, पति को नहीं बचाया, आपने उसकी बीमारी को आज फिर से जस्टिफाई। और एक बात बता दें आपको, कई बार हमारे बार बार थेरेपिस्ट के कहने पे भी डाटा इंटरवेंशन लेट हो जाता है। कई बारी डाटा इंटरवेंशन जो है इनिशियली 21वें दिन तक 100% प्रॉपर फुल फ्लैश डाटा इंटरवेंशन हमारा प्रेजेंट हो जाना चाहिए पहली बार जो होता है। जितना हम लेट करेंगे उतना, और तैयारी उसकी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जानी चाहिए फैमिली मेंबर्स की। कहीं पे आपको लगता है आपसे नहीं हो पा रहा या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज आप हमारी हेल्प लीजिए। जितना आप लेट करेंगे उतना आप समझ ले हम ट्रीटमेंट में लेट है। जितनी जल्दी हम डाटा इंटरवेंशन देंगे, पेशेंट के सामने रखेंगे, उतनी जल्दी उसकी डिनाइल ब्रेक होगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन जो यहाँ पे भी हैं और जो लाइव भी देख रहे हैं, कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे लव्ड वंस हैं उनके लिए हम डाटा इंटरवेंशन भेजेंगे अपना। ठीक है, देखिए, टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, टू एम्पावर यू, मतलब सर ने अभी 3 फैमिली काउंसलर्स हॉस्पिटल में और मतलब फैसिलिटेट की हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे मतलब इम्पोर्टेंट काम कोई नहीं है ट्रीटमेंट में। अगर ये नहीं हुआ तो तुम अपने स्किल सिखा के पेशेंट को क्या करोगे?
सो प्लीज़, मतलब आपको लगता है आपको नहीं समझ आ रहा, 3 नंबर्स यू कैन टेक अस, एंड आपको हर एक फैमिली काउंसलर अलॉट हुआ होगा, आप उनके साथ कभी भी बात करके, उनके पास फिजिकली जाके आप अपना डाटा इंटरवेंशन, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि पहली सिटिंग में वो आता ही नहीं ना, फ्लो आता है, आपकी हिचकिचाहट होती है, आपकी अपनी शेम होती है, आपको अपने कुछ चीज़ें होल्ड बैक करके रख रही होती हैं, इसलिए हमने बोला कि 10 टाइम्स रिपीट होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बोलते हैं तो आपकी चीज़ों में और क्लैरिटी, आपका उन चीज़ों में और कमांड अच्छे से और ये आता है। सच बता दें कि डाटा इंटरवेंशन लिखना वाकई बहुत मुश्किल काम है फैमिली के लिए, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि फैमिली को कई बार समझ ही नहीं आता हम क्या लिखें, कहाँ से शुरू करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर रहे होते हैं कुछ चीजें। और मैम उनका ये होता है कहना कि हम वो वापस उस पेन को रीलिव नहीं करें। मैम ऑलरेडी हमने बहुत कुछ सहाया, अब दोबारा आप हमारे उन मतलब उन क्या कहते हैं घावों को आप मत हरा करो, तो प्लीज, वो इसलिए भी बहुत एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस होती है इसमें, कि वो जो पेन दे रही है चीजें उसको हम याद ही नहीं करना चाहते, हमें लगता है वो हो चुका, अब तो आ गया ना ट्रीटमेंट में। हमें कई बार ना फैमिली मेंबर्स ये भी कहते हैं, मैम छड्डो परे की लिखना है, हुण आ ते गया तुहाडे कोल, हुण तुसीं सांभो, हुण तुसीं करो ठीक, हुण तुहाडे कोल 3 महीने हैगा, तुसीं कर लेना, सानू पता है। नो, आपकी पेन, अच्छा आपकी पेन जब सरफेस पे आएगी आपने भी हील होना है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गेट हेल्प फॉर योर सेल्फ। आपको पता है जब हम इन रिटन डाटा इंटरवेंशन लेके आते हैं तो हमारी ऐसी इमोशंस हैं जो हमने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी। हमने घर में अगर 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 2 फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, एक बच्चे के पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपस में भी अपनी पेन नहीं शेयर करी होती कई बार। तो डाटा इंटरवेंशन जो है, जब आप पेन शेयर करते हैं आप हल्के हो जाते हैं अंदर से, आपको कंफर्टेबल कर देता है। और एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये खुद को कहलाना कि मुझे कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा बहुत अटैच है मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ। हर एक बंदे को स्ट्रेस है आजकल, हर एक बंदे को एंजाइटी है, डिप्रेस्ड फील करता है, लो मूड होता है, पर हमने कब किसी से मदद मांगी? कभी भी नहीं मांगी। जब तक आप अपने आप के लिए हेल्प नहीं लेंगे शायद हम आपके लव्ड वन को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जितनी फैमिलीज आती हैं यहाँ पे, जितनी डे 1 फैमिलीज की एंजाइटी इतनी होती है, घर पे उनको सुकून नहीं आ रहा होता, घर पे उनको चैन नहीं आ रहा होता, नींद नहीं आ रही होती, भूख नहीं लग रही होती। यहाँ तक कि फैमिलीज हमें कहती हैं उन्हें खाना खाता कि नहीं खाता, जो खाएगा ताई मैं भी खावांगी, ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं, वाइफ बोलती हैं, मदर्स बोलती हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी है ਅਸੀਂ कितनी दूरों आए हैं, ਅਸੀਂ 200 किलोमीटर तो आए हैं, ਅਸੀਂ 400 किलोमीटर तो आए हैं, ਅਸੀਂ सिर्फ उन्होंने मिलन आए हैं 2 मिनट लिए। तो हम देखिए, जब आपने गरम गरम खाना उनके सामने रखा था तब उन्होंने नहीं खाया था, इस चीज को समझेंगे हम, तब वो अपने एडिक्शन में पूरे इंडल्ज थे, इन्वॉल्व थे उस टाइम पे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप अपनी फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल हेल्थ का जब तक ध्यान नहीं रखेंगे हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज रीच आउट फॉर योर सेल्फ, टेक सपोर्ट फॉर योर सेल्फ। अगर आपको कोई भी थॉट्स आते, देखो कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं है जो थॉटलेस है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको कोई सोच नहीं आती, और ह्यूमन टेंडेंसी है कि नेगेटिव थॉट्स आनी है। अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही है अपने बारे में या अपने लव्ड वन के बारे में या उनकी हेल्थ को लेके, यू शुड कम फॉरवर्ड, यू शुड आस्क। एक खाली गिलास के साथ आप किसी को पानी नहीं पिला सकते, उसको भरना पड़ेगा, पहले आपको खुद को फिल करना पड़ेगा। हम देखते हैं कई बारी जब हम 1-on-1 सेशन फैमिली मेंबर्स के साथ ले रहे होते हैं तो उनकी कई चीजें सरफेस पे आती हैं, उनकी कई ऐसी इमोशन सरफेस पे आती हैं जो अनटच्ड रह जाती हैं, जिनके बारे में कभी बात ही नहीं हुई। और कई बारी तो हम ऐसे देखते हैं कि फैमिली मेंबर्स हमें आके कहते हैं हमारा तो अब एज हो गई है, हमने तो टाइम निकाल लिया, अब हमारी जिंदगी तो बीत गई, अब ये चीजें थी कभी पर हमने कभी किसी से डिस्कस नहीं की। शायद वो डर के मारे, शायद वो शेम के मारे, शायद वो पेन के मारे,
हमारे पास वाइफ्स आती हैं जो कहती हैं अब तो 10 साल हो गए हैं शादी को, अब तो 15 साल हो गए हैं शादी को, इट्स ओके, हमने तो जी लिया, बच्चों के लिए देखें कुछ आगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दैट मीन्स वी डोंट लव आवरसेल्फ। यू नीड टू लव योरसेल्फ पहले, सबसे पहले। दिस इज फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स। मतलब सेल्फ केयर इज द की, और उसके डोमेन्स में फिजिकली अपनी टेक केयर करना, अपना खाना पीना, अपना सोना, अपनी एक्सरसाइज, ये नंबर 1 उसकी की है। और नंबर 2 इज अपने इमोशंस और अपनी मेंटल वे में अपनी टेक केयर करना। इमोशंस मतलब कि जो मुझे ये एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, डर चलता रहता है। मेंटली मतलब मेरी सोचें हमेशा अनवांटेड नेगेटिव ही सोचती रहती हैं। तो इसका मतलब वी नीड टू टेक केयर, प्रायोरिटाइज करना है अपनी सेल्फ केयर में अपनी इमोशंस और अपनी मेंटल वेलबींग का, देन अपने सोशल वेलबींग का, क्योंकि जब हमें एडिक्शन घर में आती है तो हम अपने आप को सोशली विड्रू कर लेते हैं। चलो एक सवाल है मेरा सबसे, आप कहते हैं मैम बहुत सवाल करते हैं, किस किस को यहाँ बैठे हुए स्ट्रेस कभी नहीं हुआ या आजकल नहीं होता? हाथ खड़ा करेंगे जिसको कभी स्ट्रेस नहीं हुआ। इसका मतलब सबको स्ट्रेस होता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपको कभी स्ट्रेस होता है तो आप किसको रीच आउट करते हैं? बताइए। आपने अपनी इमोशंस जो आ रही हैं अपना, और ना फैमिली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक इमोशन है जिससे फैमिली ड्रिवन होती है, वो है फियर। हमें जो फियर आ रहा होता है यहाँ आने से पहले, बहुत माओ ने, विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, वी अंडरस्टैंड योर पेन, बहुत माओ ने रात को उठ उठ के अपने बच्चे की जो एडिक्शन में है सांसें चेक की हैं, धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है, पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है, रात को उठ उठ के देखा है कि बच्चा मेरा जाग रहा है कि नहीं जाग रहा। ये फियर है, ये हमारी इनसिक्योरिटी है। फियर ऑफ लूजिंग योर लव्ड वन, ये बहुत बड़ा है। हम सारे के सारे फियर ड्रिवन हैं, पर हमने अपने इस फियर को कभी कोई वॉइस नहीं दी। हमने इस फियर के बारे में बात ही नहीं करी कभी। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पाठ कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, बाबा जी को प्रे कर देंगे, ठीक है, यस गॉड इज देयर, भगवान के बिना हम भी कुछ नहीं कर सकते। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड अप्रोच कि जब आपको फियर आ रहा है या नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आप बाबा जी से हौसला मांगते हैं या उनको पाठ कर लेते हैं या अपने आप को तसल्ली कर लेते हैं। बट व्हाट आफ्टर हाफ एन आवर, व्हाट आफ्टर 1 आवर, क्या करते हैं? कभी भी, आई एम रियली सॉरी टू से, यू हैव वन प्लेटफॉर्म, आपके पास इतने थेरेपिस्ट हैं, इतने थेरेपिस्ट के नंबर्स हैं आपके पास, आप आए, आप अपनी थेरेपी लें, आप बात करें, कुछ नहीं हो चला। सबसे बड़ा स्टिग्मा पता है क्या है मेंटल हेल्थ में? असी जावांगे, असी गल करांगे, एक ते बेइज्जती हो जाएगी, अच्छा मैं हूं स्ट्रॉन्ग नहीं रही, दूसरा हम जाएंगे, इन्होंने क्या करना है, दवाइयां डाल देनी है बस, और जो दवाइयां होनी है वो तो नींद की दवाइयां होनी है, फिर काम कौन करेगा? और एक बिलीफ सिस्टम कहता है मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं साइकेट्रिस्ट पे जाऊँ, लोग क्या कहेंगे। मतलब मैं अपनी खुद से नजरों में कहूँ कि आई एम वीक, आई एम पागल, गोइंग टू पागलों के डॉक्टर के पास, दिस इज व्हाट साइकेट्रिस्ट बीइंग लुक्ड एट। वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए ये जो हमारा एक नेगेटिव बिलीफ है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो उन्होंने दवाइयां पे डाल देना है, और दवाइयां डाल दी तो मैं रोज का काम नहीं कर सकती, बच्चों को कौन संभालेगा, अगर मैं सोई रह गई तो क्या होएगा। 100 में से 90% हमारे पास जब लव्ड वन की फैमिली आती है और अपनी कोई बात शेयर करती है, या और सबसे पहले ये कहती है दवाई कोई ना देना, तुझे देनी भी है तो हल्की जी देना, छोटी जी कोई गोली दे देना, निंदर कोई ना आए मैनू ओहदे नाल, मैं भज भज के अपने काम कर सका। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम सीधा कभी दवाइयां नहीं डालते हैं, हम पहले असेस करते हैं, हम देखते हैं, देयर आर साइकोलॉजिकल टेस्ट, देयर इज हिस्ट्री टेकिंग, आपकी हमने देखनी है लेवल ऑफ एंजाइटी, लेवल ऑफ फियर, लेवल ऑफ डिप्रेशन, लेवल ऑफ आपकी सैडनेस क्या है, वो देख के फिर हमने आपको पहले थेरेपी देनी है, पहले आपसे हमने बातचीत ही करनी है, पहले साइकोथेरेपी से हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प आउट करने के लिए, अगर वो नहीं होता फिर जाके हम दवाई देंगे कोई, एंड वी ऑल शुड बी रिसेप्टिव फॉर दैट। कोई दवाइयां सारी जिंदगी नहीं चलदियां, पहले तो एक यह बड़ा पंगा है कि जी मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना, तो सारी जिंदगी दवाइयां खानियां पैनियां, भाई सारी जिंदगी कुछ नहीं होता,
वो दवाइयां सारी जिंदगी वो खानी पड़ती हैं जिनके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनके बिना कोई गुजारा ही नहीं है। डायबिटीज है तो खानी पड़नी है, बीपी है तो खानी पड़नी है, बाइपोलर है तो खानी पड़नी है, स्किज़ोफ्रेनिया है तो खानी पड़नी है। पर ये नहीं है कि छोटी सी एंजाइटी हुई तो उसके लिए भी सारी जिंदगी खानी पड़नी है, उसके लिए मैनेजमेंट सीखनी है। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टुडे? क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, सपोर्ट नहीं लेंगे, तो अगर हमारे लव्ड वन की अनमैनेजेबिलिटी है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी भी अनमैनेजेबिलिटी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके घर में चीनी है तो आप चीनी दोगे अगर कोई मांगने आया, और आपके घर में करेले नीम है तो आप नीम करेले ही दोगे क्योंकि आपके स्टॉक में वही पड़ा फ्रिज में। तो जो आपके पास है आप अपने लव्ड वन को वही देते हो। आपके अंदर बेचैनी है, आपके अंदर डर है, तो आप क्या देते हो उसको? पेन। आप क्या देते हो उसको? अपना कंट्रोलिंग बिहेवियर। सो इसलिए आपकी सेल्फ केयर क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि आपके अंदर की टर्बुलेंस शांत हो, आप स्टेबल हो, तो आप अपने लव्ड वन को भी स्टेबिलिटी दे सकें। अगर आप ही बुझे बुझे मुरझाए हुए हैं, आप नहीं खाना खा रहे, तो आप उसके इतने लंबे सफर में कैसे टेक केयर कर पाएंगे? तो अगर आपने उसको सच में मदद देनी है तो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ केयर, क्योंकि जो आपके पास होगा आप वही दोगे। आप मतलब पेन में होते हो तो आपके मुंह से क्या निकलता है? उसके लिए आप शब्द निकलते हैं, क्रिटिकल रिमार्क्स निकलते हैं, बिकॉज समवेयर यू आर इन द पेन, यू आर इन टर्बुलेंस, यू आर नॉट स्टेबल। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड सोशली आप अपनी सेल्फ केयर को टेक केयर करें, ताकि आप अपनी एम्पावरमेंट करें और फिर आप अपने पेशेंट को, अपने लव्ड वन को वही चीज़ वापस इन रिटर्न दे सके। क्योंकि वो रेसिप्रोकेट जब करते हैं तो हम डरे डरे होते हैं, हमारे अपने कुछ फेयर्स चल रहे होते हैं, तो हम उनकी फीलिंग्स को वापस रेसिप्रोकेट कर ही नहीं पाते, ना हम उन्हें अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो व्हाट यू हैव यू विल गिव इन रिटर्न टू देम। तो इसलिए सोच लीजिए, अगर आपने उनको पेन देनी है तो फिर डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आपने उनको पॉजिटिव वाइब्स देनी है, उनको हीलिंग देनी है, तो अपनी पहले टेक केयर को मद्देनजर में रख के उसका ध्यान रखना शुरू करें। अच्छा, जैसे कोल्ड होता है किसी को, जब हमें कोल्ड होता है तो हम कितने इरिटेट होते हैं। जिस दिन कोल्ड हुआ होता है, जब हमें घर वाले बुलाते हैं, हम कैसे जवाब देते हैं? खिजे खिजे, इरिटेट होके, राइट? ऐसी हमारी इमोशनल पेन है। अगर हमारी इमोशनल पेन होएगी, वो कोई भी इमोशन होए, वो फियर की होए, वो एंगर की होए, इरिटेबिलिटी है, जेलसी की फीलिंग, कुछ भी फीलिंग आ गई है, तो जब हमारा लव्ड वन हमारे पास आएगा तो हम वही वाली इमोशन उसको देंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे प्यार से बात करे, तो पहले हमें अपने आप को थोड़ा सा प्यार में लाना पड़ेगा। लव इज द की टू हील। लव इज वन थिंग जो हील कर सकती है बंदे को, लेकिन वो लव दूसरे के लिए नहीं। हम क्या करते हैं? हम लव की बुछार कर देते हैं, हम न्यौछावर कर देते हैं। नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। वो जो न्यौछावर कर दिया, उसने एनेबलिंग का काम कर दिया। न्यौछावर नहीं करना, टफ लव दिखाना है, असर्टिवनेस दिखानी है, अपने लिए पहले प्यार दिखाएं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बी पेशेंट। रिकवरी इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब देयर इज नो मैजिक वैंड। कोई ऐसे आला दिन का चिराग नहीं है कि आपने घिसा और पेशेंट ठीक हो गया। वी डोंट हैव दैट मैजिक। आप मतलब वो कहते हैं कि एक मतलब रिकवरी में स्लोगन है, इट वर्क्स व्हेन यू वर्क इट। रिकवरी तभी आती है, आपके अंदर भी रिकवरी तभी आएगी जब आप उस पर काम करोगे। एक आपके लव्ड वन में भी रिकवरी तब आएगी जब वो उस पर काम करेगा। सो रिकवरी में हमेशा आप देखिए कि लाइक ओवरनाइट चेंजेस नहीं आएंगे। एक दिन को रात में बदलने के लिए भी कुछ घंटे चाहिए होते हैं। सो एक पेशेंट जिसकी एक दिमागी बीमारी चल रही है, जो एक डिसऑर्डर में है, तो उसको कुछ दिन नहीं लगेंगे। ये आप अपने आप को एक झूठा एक्सपेक्टेशंस, एक झूठी एक अपना एक वो दे रहे हो बिलीफ सिस्टम कि लाइक अब वो ट्रीटमेंट में आ गया कि ये उसका बिल्कुल ये ठीक होके वापस तंदुरुस्त होके अब 100 दिन में निकल आएगा। रिकवरी के डिफरेंट फेसेस हैं। इनिशियल फेस और है, मिडल रिकवरी का फेस और है, लेटर रिकवरी में डिफरेंट फेस है। सो आपको हर चीज़ समझनी है। यहाँ पे हम खांसी जुकाम का इलाज नहीं कर रहे कि डिस्प्रिन दे दी, आपको वो खांसी की दवाई दे दी, सिरप दे दिया और आपके सिम्टम्स 3 दिन में गायब हो गए।
सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि हम ब्रेन डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं. यू नीड टू बी पेशेंट. आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि आप देखो तो सी कि लाइक एक नॉर्मल इंसान से आप एक्सपेक्टेशंस की बात करो तो बात समझ में आती है. एक इंसान जो बीमारी में है उसकी कोई तो लिमिटेशंस होंगी. जिसको एस्थमा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो हाई ऑल्टीट्यूड चढ़ जाए? वहां पे बीमारी समझ आती है. तो यहाँ पे हम क्यों इतनी कालियां पाते हैं? हमें इतना होता है जल्दी जल्दी. मैम ए तो इंजदा ही होगा. मैं तो मैम हाले भी 1 महीना हो गया, ए तो बदला ही नहीं है, तो वही गाल कर रहे हैं. आप देखिए कि बीमारी को सालों साल बढ़ते हुए लगे. अब ओवरनाइट वो बीमारी कैसे कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाए? उसके रवैये पक्के हैं, उसके बिलीफ सिस्टम बिल्कुल उसके अंदर फिक्स्ड हैं, उनको चेंज होने में टाइम लगेगा. सो आप शॉर्टकट के कहीं उसमें ना फंस जाएं, क्योंकि नॉर्मली यही होता. मतलब वो 2 महीने में पेशेंट ठीक होता है, तो फिर ये जो डामा लामा ये सब कहाँ से आते हैं? बिकॉज आपको लगता है कि हो गया ठीक हो गया, देखो मैम फिजिकली फिट है. सो रिकवरी इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. बीमारी साथ चलेगी तो प्रोसेस ऑफ रिकवरी भी साथ, मतलब रिकवरी इज गोइंग टू बी योर लाइफस्टाइल. ये जब तक आपके अंदर फीलिंग नहीं आती तब तक आप सोचो कि आप प्रोग्राम में अभी अपने आप को आपने भिगोया नहीं है. सो ये है प्रोग्राम की, मतलब अपने आप को अगर आप सोबराइटी में लेके आ रहे हैं, सोबर मीन्स कि वो शोखीपन, वो चंचलता आपकी खत्म होगी. यू आर वेरी कंटेंटेड विद यू एंड योरसेल्फ. आपको नहीं फर्क पड़ता कि आपको कंट्रोल करना है, किसी को खुश करना है. आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है. आप अपने को बेहतर बनने में लगा रहे हो. अच्छा, कौन बताएगा कि अप्रोक्सीमेटली ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है? कौन बताएगा फैमिलीज में से? अप्रोक्सीमेट टाइम कितना लगता है जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं? जी, एनीबडी? 2.5 years, right? Estimated time is 2.5 years. But अगर हमारे लव्ड वन को कोई कोमॉर्बिड इलनेस है along with addiction, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, या कोई और स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, तो हमें लंबी दवाई भी खानी पड़ सकती है. उसके लिए हम एक्सेप्टेंस लेके आएंगे. डेफिनेटली जितनी डोजेज इनिशियली चलती है सेम डोजेज नहीं चलती, बट थोड़ी सी मेंटेनेंस डोज चलती है. एक स्टेज आ जाती है आफ्टर 2.5 years इफ यू आर कंटिन्यूअस विद द ट्रीटमेंट एंड द थेरेपी. दोनों चीज. ये नहीं है कि आप अपने आप बस दवाइयां दे रहे हैं क्योंकि श्वेता मैम ने तो कहता जी 2.5 साल दवाई खानी है तो आप 2.5 साल दवाई दे देने, जान दी लोड़ ही कोई नहीं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपको कंटिन्यूअस थेरेपी में भी रहना है, फॉलोअप्स में भी रहना है, एंड दवाई भी देनी है. एंड पेशेंट की जो हम उसको असेस करेंगे, उसकी जो कई बार रेजिडुअल फीचर्स रह जाते हैं, उस पर वर्क करेंगे. उसके अकॉर्डिंगली जो डोजेज है वो मिनिमाइज होती जाएगी, कम होती जाएगी. और आई थिंक लास्ट टाइम हमने एक वर्ड यूज किया था कि ताउम्र चलनी है ये बीमारी. बीमारी तो लग गई है, अब हमने मैनेजेबिलिटी सीखनी है. इसके साथ हमने मैनेज कैसे करना है और ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट कैसे करना है. एक हेटफुल एक्सेप्टेंस होती है, ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस होती है. हेटफुल एक्सेप्टेंस कहती है मेरे नाल क्यों होया, साडे घर च क्यों आ गई है बीमारी, क्यों ए प्रॉब्लम कितनी देर रहनी है, ये कितना हो गया कि सारी जिंदगी चलेगी. ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस इज कि ठीक है बीमारी आ गई है, अब हमने मैनेज करनी है. आफ्टर सम टाइम्स मेडिसिन बंद हो सकती है, कम हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, पर मुझे मैनेजेबल अपना लाइफ रखनी है. कहीं पे भी देखो, मूड, थॉट, मूड एंड बिहेवियर ये इंटरकनेक्टेड है. अगर हमारे थॉट्स कहीं पे डिस्टर्ब हो रहे हैं और हम उसको शेयर नहीं कर रहे हैं तो हमारा मूड खराब हो नहीं, और मूड अपसेट हो गया तो हमारा बिहेवियर वो हमें दिखता है, बिहेवियर जो लोगों को दिखता है. तो अगर हमारे बिहेवियर्स किसी भी स्टेज पे आके दिख रहे हैं तो वी हैव टू टेक इमीडिएट हेल्प. इमीडिएटली हम हेल्प लेंगे ताकि प्रॉब्लम्स ना बढ़े हमारी. जी. द नेक्स्ट इज स्टे सपोर्टिव. आपका अलग से सेशन लेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, 101. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही. सोचे हमारा मूड खराब करती हैं, राइट. शॉर्ट में बता देते हैं
कोई भी सोच आ गई है, उसने आपको फंसा लिया है, जैसे आपकी सोच ने आपको फंसा लिया था, राइट, और आपने अल्टीमेटली क्या किया, मूड खराब होने पे उस पर एक्शन कर दिया, ठीक है, वो एक्शन करने का नतीजा क्या, काम खराब हो गया ना, ठीक है, वो नतीजा सबको मिला, फिर सबको भुगतना पड़ा। तो थॉट्स एक ऐसी चीज है, थॉट अगर हमने शेयर कर लिया किसी के साथ तो हमारा मूड मैनेज हो सकता है, अगर हमने थॉट्स को शेयर नहीं किया तो मूड खराब होना ही होना है, मूड खराब होएगा तो हमारे एक्शंस भी खराब होंगे, हमारे बिहेवियर भी खराब होंगे, राइट, वी नीड टू मैनेज दैट। The next is stay supportive to the treating team and to your loved ones in their journey. That means यहाँ पे एक support, मतलब right dose of love, right dose of like आपका उनका take care करना वो important है। मतलब आपने एक support system बनना है उनका, rather than कि doing the things for them, rather than मतलब बिल्कुल थाली परोस के नहीं देनी। सपोर्ट सिस्टम मतलब कि लाइक जैसे किसी को फ्रैक्चर के बाद उसकी स्टिक उसका एक सपोर्ट सिस्टम बनती है, वो स्टिक क्यों सपोर्ट सिस्टम बनती है, ताकि उसकी वापस जो नॉर्मल वॉक थी उसके मसल्स कोऑर्डिनेशन में आ जाए और उसकी मूवमेंट वापस, उसका बैलेंस, उसका पोस्चर मेंटेन हो जाए। उसी तरह इस बीमारी में आपने अपने लव्ड वन को और एक ट्रीटिंग टीम को सपोर्टिंग सिस्टम देना, आपने मतलब ना ज्यादा ना कम, राइट ऑप्टिमम लेवल में, मतलब ना आपने ओवरडू करना इनके लिए, ठीक है, और थेरेपिस्ट के लिए आपने चीजें मिनिमाइज नहीं करनी, आपने एक राइट लेवल पे उनको सपोर्ट, एक हिम्मत देनी है अपने लव्ड वंस को कि हमें पता है कि तुम ठीक हो सकते हो, मुझे पता है दिस जर्नी इज डिफिकल्ट बट वी अप्रिशिएट तुम्हारे इन एफर्ट्स को कि तुम यहाँ पे अपना इलाज करा रहे हो, रादर देन उनको निगेट करना, रादर क्रिटिकल कोई रिमार्क से इंड्यूस करना कि तू बदलना ही नहीं, तू एंजता ही रहना है। ट्राई टू बी वेरी सपोर्टिव, वी नो दैट इट इज अ हार्ड टाइम, मुश्किल है यहाँ पे घर से दूर रहना, यहाँ पे ऐसे डिस्कम्फर्ट में रहना, ठीक है, बट ये क्यों है, तुम्हारी बेहतरीन के लिए। थोड़ा सा ट्रीटिंग टीम को भी सपोर्ट करेंगे वो इस तरह से, क्योंकि जब आप अपने लव्ड वन को यहाँ पे भेजते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट, वी नो दैट, हमारी को डिपेंडेंसी एज अ फैमिली इतनी हुई होती है कि हम दिन रात उनको देख रहे होते हैं, दिन रात उनको चेक भी कर रहे होते हैं, उनको देख भी रहे होते हैं, उनको कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, उनको चेज भी कर रहे होते हैं। तो हमें कई बार फैमिली मेंबर से आता है, अच्छा रोज एक बार गल करा दिया करो, थोड़ी सी करा दिया करो, एक वीडियो कॉल करा दिया करो। हमारा प्रोटोकॉल है कि हम फ्राइडे को कॉलिंग कराते हैं। डेफिनेटली इनिशियली पेशेंट को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए हम बीच में एक आधी कॉल एक्स्ट्रा करा देते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोटोकॉल है, एक रीजन है क्यों हम फ्राइडे के फ्राइडे कॉल कराते हैं, हम बीच में नहीं करा सकते। ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, आपके लिए आपके लव्ड वन से दूर रहना बहुत मुश्किल है, वी टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट थोड़ा सा आप इस चीज में हमें सपोर्ट करेंगे। एंड एक और चीज, हमें ना ये भी बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि छोटी छोटी वीडियोस पा दिया करो। हम अगर वीडियोस डालते रहेंगे तो हम थेरेपी नहीं कर पाएंगे, सॉरी, डाल सकते हैं हम इनिशियली छोटी मोटी, इनिशियली कुछ दिन के लिए, क्योंकि हम आपकी पेन, आपकी सफरिंग्स और आपकी जो अंदर से एंजाइटी हो रही होती है उसको समझ सकते हैं, बट ऑल द टाइम नहीं हम इतनी वीडियोस, अगर 40 पेशेंट्स है और 40 पेशेंट्स की अगर हम वीडियो शेयर करेंगे तो हम उन पे काम नहीं कर पाएंगे, वो थेरेपीज नहीं कर पाएंगे। आप आते हैं, आप हर सैटरडे आइए, आप मिलिए, आपको हम मना नहीं करते हैं, यू कैन कम, और बीच बीच में हम फैमिली सेशंस के लिए भी बुलाते हैं वीकडेज में, इवन देन यू कैन कम एंड मीट। सो सपोर्ट हमें चाहिए आपकी तरफ से टू द ट्रीटिंग टीम एज वेल एज द पेशेंट, दोनों के लिए। मतलब ये जो आपको प्लान्स मिलते हैं कि आज नहीं मिलने आ सकते, जहाँ आज फोन नहीं होगा, जहाँ हम कहते हैं कि अभी आप होल्ड पे रहें, ये क्यों है? बिकॉज हम चाहते हैं कि आप फेथ तो एटलीस्ट ट्रीटिंग टीम पे करें। मतलब जब तक आपके अंदर विश्वास ही नहीं आएगा दैट ट्रीटिंग टीम एक आपके बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट देने की, उसकी रिकवरी में मदद कर रहे हैं, तो आपके इफ्स एंड बट्स तो आपको पीछे लेते जाएंगे। आप बोलेंगे कि नहीं बात करा दीजिए, मिलवा दीजिए। तो ये हम आपसे इस तरह की सपोर्ट चाहते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल आपको दिया गया है जहां आपको रेड स्टैंड्स दिए जाते हैं, आप उनको फॉलो करें। जब रेड स्टैंड्स मिलते हैं, घर जाके फ़ोन मिल जाता है, घर जाके गाड़ियों की चाबी मिल जाती है, घर जाके पैसे मिल जाते हैं, दैट मीन्स कि यू डिडंट सपोर्ट द ट्रीटिंग टीम उसके ट्रीटमेंट के लिए।
तो बहुत सारे जो ये चीज़ें आपको रेड स्टर्न्स मिलते हैं, जो प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस मिलती है, कि जब हम कहते हैं टच एंड गो में कि अब मैम उसने थ्रेटन किया, मूव आउट, आपको पीछे नहीं देखना, आप तब भी पीछे मुड़ मुड़ के कहते हो नहीं मैम एक बार बात तो करने दीजिए। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट में गैप आ रहा है। एंड द नेक्स्ट इज नो शॉर्टकट्स, नो क्विक फिक्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर कि लाइक इस ट्रीटमेंट में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई क्विक फिक्स नहीं है, टाइम लगना है, हीलिंग को टाइम लगना है, उन्हें ठीक होने में टाइम लगना है। अगर आपके पास सिर्फ टाइम की रिस्ट्रिक्शन है देन सफ़र आपका और लंबा है। मतलब आपके पास काम क्या है, अगर एक बीमारी लग गई है और उसमें अगर आप एक ट्रीटमेंट में एक सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप शॉर्टकट क्यों ढूंढ रहे हैं? आप वो कैसे हालात भूल जाते हैं कि जब आप कह रहे थे कि ये इसको ट्रीटमेंट में लिया जाए और ये बच जाए, वो दिन आप कैसे भूल जाते हैं जो आपने अपनी लाइफ के वर्स्ट देखे थे, जब घर में सारी चीज़ें खराब थी। मतलब कुछ देर के बाद हम ये शॉर्टकट्स और क्विक फिक्स में कैसे आ जाते हैं, हम अपनी पेन को कैसे फॉरगिव कर लेते हैं, वो हम कैसे भूल जाते हैं। सो कोई शॉर्टकट नहीं है कि ये इनका सफ़र, इनका मैम ये 3 महीने में ठीक होगा, मेरा बेटा 2 महीने में ठीक हो सकता है, आप इसको 2 महीने के बाद मैं वापस इसकी कनाडा की टिकट करा लूँ। बीमारी एक जैसे है तो बीमारी का कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट भी तो सबके लिए होगा, बट हमारे दिमाग में कंपैरिजन चलता रहता है, इन्होंने ज़्यादा किया, इनके बेटे ने, इनके ज़्यादा हालात ख़राब है, मेरे घर में इतने हालात नहीं थे। तो क्या आप वेट कर रहे हैं? क्योंकि जिस सड़क पे आप लोग चल रहे हैं वो जानी तो खाई में ही है, क्या आप खाई से गिर के आप लोग समझेंगे? सो उस चीज़ के लिए हम कहते हैं कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, उसके लिए आप अपनी कंप्लायंस टू द ट्रीटमेंट पूरी दिखाएं। ये जो इफ्स एंड बट्स चलते हैं, इनको ज़्यादा ज़रूरत है, इनको कम है, मुझे कम है, ये सवालों से, ये डिनाइल के सवाल हैं। इस बीमारी का कोर्स ऐसे ही होगा कि ये बिल्कुल बॉटम क्रैश पे लेके जाएगी। कुछ का सफर जल्दी है, कुछ का लेट है, पर लेके वो उसी सड़क पे जाएगी आपको। सो डोंट वेट फॉर दैट। कंप्लायंस चाहिए, आपका कनेक्शन चाहिए, आपकी कमिटमेंट चाहिए। आप आएंगे तो वो ट्रीटमेंट को समझेंगे। अगर आपके अंदर ही मतलब किंतु परंतु है तो वो कहाँ से इस बीमारी में अपने आप को प्रोग्राम में इनरोल करेंगे? पहली इनरोलमेंट, पहला स्टूडेंट का इनरोलमेंट आपका है, देन उनका है।